नमस्कार। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि संतुलन, विविधता और सामंजस्य का प्रतीक भी है। और यही फॉर्मूला आपके निवेश पर भी लागू होता है। निवेश की दुनिया में जोखिम यानी रिस्क और रिटर्न के बीच संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होती है। जिस तरह होली में कई रंग मिलकर त्योहार की खूबसूरती बढ़ाते हैं, ठीक उसी तरह से पोर्टफोलियो में भी विविधता यानी कि डाइवर्सिफिकेशन लाने से जोखिम कम होता है और संभावित रिटर्न भी बढ़ जाता है। इसलिए मनी मंत्र के आज के अंक में हम बात करने वाले हैं एसेट डाइवर्सिफिकेशन की। दरअसल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में जोखिम को मैनेज करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन सबसे प्रभावी टूल में से एक है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि अपनी पूंजी को थोड़ा थोड़ा अलग अलग एसेट क्लास यानी कि निवेश ऑप्शंस में निवेश करना। जैसे कि सारा पैसा स्टॉक्स में आप ना डालें, बल्कि थोड़ा म्यूचुअल फंड में, गोल्ड और इसी तरह के दूसरे विकल्पों में आप लगा सकते हैं। एक्सपर्ट्स इस बात पर जोर देते हैं कि विभिन्न एसेट क्लास में निवेश करने से संभावित नुकसान को कम करते हुए रिटर्न बढ़ाया जा सकता है। तो आज के अंक में हम इसी विषय पर विस्तार से करेंगे चर्चा, और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही खास मेहमान, जाना माना चेहरा धीरेन्द्र कुमार जी, जो कि सीईओ हैं वैल्यू रिसर्च के। धीरेन्द्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी और दर्शकों को भी। धन्यवाद आपका बुलाने के लिए। धीरेन्द्र जी, आपके चेहरे पर रंग नहीं लगा है, लग रहा है कि आपने होली नहीं खेला इस बार। नहीं नहीं, मैं आपके प्रोग्राम के लिए अपना रंग वंग उतार के और तैयार होकर बैठा हूँ। धीरेन्द्र जी, साहब आज जो हम जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा कर रहे हैं धीरेन्द्र सर, वो ये कि आपके एसेट में डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसका क्या कुछ मतलब है और जो निवेशक हैं इस बात को कैसे समझें? क्या डाइवर्सिफिकेशन उनके लॉन्ग टर्म जो रिटर्न्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है? जी हाँ, डाइवर्सिफिकेशन आपके लिए बने रहने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बाजार चलता है तो आप नहीं डाइवर्सिफाई नहीं करते तो आपको रिटर्न ज्यादा मिलता है, कंसंट्रेशन का फायदा होता है। लेकिन उसके बाद जब गिरावट का दौर आता है, जैसे अभी देखिए स्मॉल कैप फंड्स में 20% की गिरावट है, एवरेज इक्विटी फंड में करीब 13-14% की है, अग्रेसिव हाइब्रिड फंड जो कि 3/4 इक्विटी है, 1/4 फिक्स्ड इनकम है, अपने जी। शिखर पे था, वहां से करीब 10% की गिरावट है। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन का फायदा है ये आपको बने रहने के लिए, क्योंकि जब हमें याद करना चाहिए कि 2008 में जब बाजार में भारी गिरावट आई थी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, या 2022 में भी वहां पे ज्यादा गिरावट आई थी, और वहां पे लोगों के लिए और खासकर नए निवेशकों के लिए बने रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल ही नहीं, असंभव हो जाता है जब आप देखते हैं कि आपका पैसा आधा हो गया, आपका पैसा और जिस रफ्तार से गिरा है उस समय लोग बहुत चिंतित हो जाते हैं और निकल जाते हैं। तो लंबे समय का फायदा उठाने के लिए डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। जी, ऐसे में जो धीरेन्द्र जी, चूंकि बहुत से लोग इस बात को जानते हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं, या जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कि कई बार वो क्या होता है कि वो एक ही जगह इन्वेस्ट कर देते हैं सारे पैसे को। अगर वो स्टॉक्स में करें तो स्टॉक्स में ही सारा पैसा लगा देते हैं, अगर म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं तो सारा पैसा म्यूचुअल फंड में लगा देते हैं। एक्सपर्ट्स, आप जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं और इस बात पे जोर देते हैं कि आप एक जगह पैसे को ना लगाएं। ऐसे में जो फर्स्ट टाइम निवेशक हैं या जो निवेश बीते कई दिनों से, कई सालों से कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या हो सकता है आज की तारीख में जो मार्केट का हाल है? खासकर जब बाजार में आप आकर्षित होते हैं रिटर्न की वजह से, तो जो बाजार का सबसे खतरनाक इलाका है जहां पे भारी रफ्तार से पैसा बन रहा है, अब भारी रफ्तार से निवेश निवेश के वैल्यूज बढ़ रहे हैं, वहां पे आप आकर्षित होते हैं और वहीं पे सबसे बड़ा खतरा है। तो जब आप इक्विटी मार्केट में आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं तो नॉर्मली लोग माइक्रो कैप, छोटी कंपनियां जिसका कि कोई आधार नहीं है, और वहां पे अभी जो मैं बात कर रहा था कि अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में इतनी गिरावट है, स्मॉल कैप में 20% की गिरावट है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसमें 60-70% की गिरावट है, और ये बड़े पॉपुलर स्टॉक से पिछले 4-5 महीने के। तो ये डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही जरूरी चीज है। इस डाइवर्सिफिकेशन को अभी अचीव करने का आपके पास 3-4 तरीका है। एक तो कि आप शुरुआत कभी सीधे निवेश से ना करें। अगर आप केवल इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके लिए वहां कॉन्सेंट्रेट करना बड़ा नेचुरल हो जाता है। आप कहानी के आधार पर निवेश करते हैं, ना कि फंडामेंटल्स के आधार पे, जानकारी के आधार पे।
दूसरा कि आप शुरुआत करें म्यूचुअल फंड से, और म्यूचुअल फंड भी आप ऐसा चुनें जो कि पिछले कुछ दिनों में बहुत रफ्तार से बढ़ रहा हो, क्योंकि आपको आपको ध्यान होगा कि पिछले 1 साल में जहां निवेशकों का पैसा अधिकतर लगा है, वो या तो कोई सेक्टोरल फंड है, स्मॉल कैप फंड है, थीमेटिक फंड है, और वहां पे 30-40% की गिरावट काफी आम है। जी। तो हाल फिलहाल रीसेंट परफॉर्मेंस को चेज करना, जो कि निवेशकों का और खासकर नए निवेशकों का की आदत होती है या शौक होता है, या फिर वो बड़ा आकर्षित करता है, उनसे बचना चाहिए। शुरुआत करें किसी अग्रेसिव हाइब्रिड फंड से, जहां बाजार में गिरावट होने पे आपको उतनी चिंता नहीं होगी। जब आप 2-3 साल का आपको एक्सपीरियंस हो जाए, क्योंकि ये बाजार का उतार चढ़ाव का जो दौर है, ये हमेशा ही जारी रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। और इस वजह से ऑल इक्विटी इन्वेस्टमेंट में आने के पहले आपको 2-3 साल समय देना चाहिए, ऑल इक्विटी इन्वेस्टमेंट। और म्यूचुअल फंड से आपके डाइवर्सिफिकेशन का एक बड़ा आधार मिल जाता है। अगर आप म्यूचुअल फंड से शुरुआत करते हैं और बाजार में इस तरह का, जैसे अगर आपने सितंबर के पहले अभी इन्वेस्ट किया है या अभी भी कर रहे हैं और गिरावट है, तो मुझे लगता है कि 2-4-5 साल में निवेशकों का फायदा हो ही जाएगा। लेकिन अगर आपके पास माइक्रो कैप्स का, स्मॉल कैप स्टॉक्स का, अगर आपके पास डायरेक्टली खरीदा हुआ अगर स्टॉक का पोर्टफोलियो है, तो मुझे लगता है कि वहां पे आपका पैसा पूरी तरह डूब भी सकता है। नहीं, तो ऐसे में बहुत से लोग सर डर जाते हैं जब मार्केट में गिरावट आती है। और अभी कुछ दिनों पहले जब गिरावट का माहौल था, बहुत से लोग जो मेरे जानकार हैं वो भी कहते हैं क्या हमें पैसे निकाल लेना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन की बात तो बाद में, लेकिन जो पैसे जी। लगाए रखे हैं उन्होंने मार्केट में, क्या वो कहते हैं कि हम उसको वापस ले लें या फिर इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दें? आपकी सलाह। अगर वैसे निवेशकों का लंबे समय का नजरिया नहीं था, अगर ये कई सालों के लिए पैसा नहीं लगाया, तो उन्हें अपना पैसा निकाल लेना चाहिए नुकसान के बावजूद। क्योंकि बाजार कम समय में कहाँ जाएगा, इसकी किसी को ना जानकारी है, ना इसका कोई आधार है। लेकिन अगर ये पैसा आप 4-5 साल तक लगे रह सकता है, अगर इस पे 4-5 साल तक इस पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप एसआईपी कर रहे हैं, तो इस निवेश को बिल्कुल ना रोकें। ये जो नुकसान है, ये आपके पैसा निकालते ही ये परमानेंट हो जाएगा। अभी इसके वैल्यू में जो गिरावट है, ये गिरावट का दौर और बढ़त का दौर चलता रहता है। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो निकाल लीजिए, समय है तो जरूर बने रहिए। ना कि केवल बने रहिए, बल्कि अपने एसआईपी, अगर आपने एसआईपी के जरिए शुरू नहीं किया था, तो ऐसे समय में आपको निवेश करना भी आपके लिए बड़ा फायदेमंद होगा। हम्म। ऐसे में धीरेन्द्र सर, क्या आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं मार्केट के साथ साथ, वहाँ भी निवेश करना एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है? जी हाँ, हर एक व्यक्ति के पोर्टफोलियो में एक एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। एक ऐसा फंड होना चाहिए जिसपे कि आप, जब कभी कोई ऐसी स्थिति बने कि आपको पैसा चाहिए ही चाहिए, और तो वो बाजार से बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या पोस्ट ऑफिस के जरिए जो भी आपको एमआईपी, टर्म डिपॉजिट जो मिलते हैं, वह उसमें कभी गिरावट नहीं होती। उसमें नुकसान ये है कि 10 साल में भी आपको वो साथ, कभी महंगाई से ज्यादा, कभी महंगाई से थोड़ा कम आपको रिटर्न मिलेगा। तो आपको देखना चाहिए कि आपके पैसे का कितना कितना भाग उसमें होना चाहिए, कितने पैसे की आपको जरूरत बिल्कुल। पड़ सकती है, और वो पैसा आपका इक्विटी में नहीं लगा होना चाहिए कभी। तो ऐसे में जो एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, चूंकि उसको भी कैटेगराइज किया गया, पैसिव जो थोड़े डरे होते हैं, जो रिस्क कम लेना चाहते हैं, और कुछ ऐसे निवेशक हैं जो रिस्क लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी क्या आप ये सजेस्ट करेंगे, या आइडियल कंडीशन क्या होगा कि उनके लिए किस तरह का पोर्टफोलियो होना चाहिए जो एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, और उनके लिए कैसा पोर्टफोलियो होना चाहिए जो पैसिव या जो थोड़े सहमे रहते हैं कि मार्केट में क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, उसके लिए किस तरह का पोर्टफोलियो होना चाहिए? नहीं, मेरी सलाह यही होगी कि ये जो आपका एक्सपीरियंस है, और आपके जो पैसे का तादाद है, जिस पे आप निर्भर करेंगे इनकम के लिए, तो आमतौर पे हर एक निवेशक को केयरफुल होना चाहिए। और केयरफुल होने का, सावधान होने का आपके पास यही तरीका है कि आप शुरुआत ऐसे करें कि आपका भरोसा बन पाए। किसी कंजर्वेटिव व्हीकल से शुरू कीजिए, नियमित रूप से पैसा लगाइए। लंबे समय का पैसे का ही, अगर कोई पैसा आपको 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, साल 1.5 साल में चाहिए, तो वो पैसा आपका इक्विटी में होना ही नहीं चाहिए। और वो ही पैसा आपका होना चाहिए जो कई सालों के लिए लगा रहे, और जो कि आपको महंगाई को बीट करने में मदद करेगा। बाजार को आप, और उसी पैसे को आप बाजार का एक्सपोजर दे सकते हैं। उसके बाद जब आपके पास एक भारी रकम हो जाती है, अगर आपने ये किया 4-5 साल, 7 साल, 10 साल करने के बाद,
आपके पास एक ऐसी रकम इकट्ठा हो जाती है जो कि बहुत बड़ी रकम है, और उस पे आपके जीवन का इम्पोर्टेंट गोल्स डिपेंड करेगा, रिटायरमेंट का इनकम, या आप मकान का डाउन पेमेंट करना चाहते हैं। वैसे समय में जब आपका कोई गोल मीट हो जाए, अगर किसी गोल के को ध्यान में रखते हुए आप निवेश कर रहे हैं, तो उस पैसे को जरूर निकाल लीजिए, चाहे बाजार बढ़ा हुआ हो या घटा हुआ हो। क्योंकि आपके आपके बचत, एक छोटी बचत से एक बड़ी बड़ी पूंजी इकट्ठा करना बिल्कुल। और उससे उस गोल को अचीव कर लेना, इससे बढ़िया फाइनेंशियल अचीवमेंट कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन ऐसा पैसा जो कि बहुत सालों तक लगा रहेगा, बल्कि आजीवन लगा रहेगा, और उस पे आपकी आमदनी की निर्भरता होगी, वैसे निवेशकों को कुछ करना चाहिए। अगर आपका पूरा पैसा इक्विटी में लगा हुआ है और वो रकम भारी हो चुका है, तो 1/4 पैसा, 1/3 पैसा या आधा पैसा आपका फिक्स्ड इनकम में धीरे धीरे चला जाना चाहिए। बिल्कुल। वैसी स्थिति, वैसा कर देने पे इस एसेट एलोकेशन के रूल को बनाना और उस पे कायम रहना और उसको पीरियोडिकली रीबैलेंस करना, उसका फायदा ये होता है कि जब आप 1/3, 1/4 या आधा पैसा इक्विटी में कर लेते हैं, तो बाजार की गिरावट से आपको उतनी फर्क नहीं पड़ती। दूसरा, आप जब उसको रीबैलेंस करते हैं, अगर ये आपका 50% लगा हुआ पैसा इक्विटी में अगर घट करके 40% हो जाए, तो आप अपने फिक्स्ड इनकम से 10% और सालाना बदल करके निकाल के इक्विटी में लगा के आप उसको रीबैलेंस करते हैं। तो इसका एक फायदा ये होता है कि एक तो आपको चिंता नहीं होती जब बाजार गिरता है। ये तो धीरेन्द्र सर आप रिस्क वाली बात कह रहे हैं कि जी हाँ, आपके जो नहीं, ये रिस्क वाली बात नहीं है। ये मैं जब आप 5-10 साल बाजार से परिचित हो जाएंगे, क्योंकि जो बाजार में जो गिरावट है ये आता रहेगा, और कभी बाजार बढ़ेगा, कभी बाजार घटेगा। अगर आपका पूरा पैसा इक्विटी में लगा रहेगा, तो आप केवल देख के चिंतित होंगे और अफसोस करेंगे कि ये पैसा गिर गया और आपने इसके बारे में कुछ नहीं किया। लेकिन आपका जो पैसा फिक्स में है वो तो सर सुरक्षित है। जी हाँ, वो सुरक्षित है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पूरा पैसा आपको इक्विटी में लगाना चाहिए या पूरा पैसा डेट में लगाना चाहिए। 10%। मैं कह रहा हूँ कि आपका अगर 50% पूरे पूंजी का इक्विटी में लगा हुआ है, 50% फिक्स्ड इनकम में लगा हुआ है, तो इक्विटी गिरने की वजह से ये 50% घट के 40 हो जाएगा और फिक्स्ड इनकम नहीं गिरेगा, तो 8-10% आप मूव करेंगे। उसी तरह से जब इक्विटी में बाजार बढ़ेगा, जैसे सितंबर के महीने में अगर आपने 50% अपना ये एलोकेशन बनाया होता है, तो ये जरूर बढ़ करके 60-70% हो गया होता अगर पिछले 1 साल में किसी ने रीबैलेंस नहीं किया होता। तो वैसे समय में आप बड़े बाजार में पैसा निकालेंगे, गिरे बाजार में पैसा लगाएंगे, और ये आप नीजर तरीके से नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि 100% पैसा आपका इक्विटी में रहेगा क्योंकि गिर चुका है, या 100% फिक्स्ड इनकम में रहेगा ताकि जब बाजार काफी बढ़ चुका है। मैं कह रहा हूं कि ये एक नियम बना करके एक कैलिब्रेटेड तरीके से एसेट एलोकेशन और रीबैलेंसिंग, यही आपका इंश्योरेंस है बाजार से सामंजस्य स्थापित करने में। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी धीरेन्द्र कुमार जो कि सीईओ हैं वैल्यू रिसर्च के, वो दे रहे हैं। किस तरह से आप अपने एसेट को, आपके पास जो पैसे हैं उसको आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, उससे बेस्ट रिटर्न भी पा सकते हैं। हम इस पे और भी चर्चा करेंगे अपने मेहमान के साथ। उससे पहले रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, जो स्कूटर है तेरा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ अक्षर बढ़ाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ। कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद।
अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है मनी मंत्रा में। और मनी मंत्रा में आज हम बात कर रहे हैं एसेट डाइवर्सिफिकेशन की। और इस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान धीरेन्द्र कुमार जी, जो कि सीईओ हैं वैल्यू रिसर्च के, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। धीरेन्द्र जी, एक बार फिर से आपका स्वागत। और आप जैसा कि कह रहे थे कि जो आपके एसेट्स हैं उनका डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, और लेकिन उसके पीछे आप जो होमवर्क है वो बिल्कुल करके जाएं, तभी आप इसमें अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। लेकिन धीरेन्द्र सर, मेरा एक और सवाल कि जो लोग विदेशी मार्केट्स में, वहाँ के जो मार्केट्स हैं वहाँ निवेश करना चाहते हैं अपने इस एसेट को डाइवर्सिफाई करने के लिए, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, उनके लिए क्या कुछ सलाह होंगी? नहीं, ये डाइवर्सिफिकेशन का पार्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, विदेश इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन। और चूंकि हमारे हम काम यहाँ पे करते हैं, पूरी तरह से हम भारतीय आर्थिक फ्रेमवर्क के हम पार्ट हैं, और अधिकतर निवेश भी हमारा है। और भारतीय बाजार जो है वो पूरी दुनिया के बाजार का एक छोटा सा भाग है। बिल्कुल। और दुनिया भर के जो बाजार हैं वो पूरी तरह से जुड़ गए हैं। तो और सारे अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट भारत में नहीं हो सकते। इसलिए विदेशी बाजार में निवेश करना मुझे लगता है कि अनिवार्य है, लोगों के लिए जरूरी है। और लेकिन आज के दिन लोगों के लिए आसानी से निवेश कर पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। जी, सारे म्यूचुअल फंड ने जो लेना बंद कर दिया है, क्योंकि आरबीआई का जो स्ट्रक्चर है कि अभी ये पैसा नहीं लगा सकते, क्योंकि म्यूचुअल फंड के लिए विदेशी बाजार में जो लगाने का जो सीलिंग था वो मीट हो चुका है, और पैसा नहीं लग पा रहा है, और उसमें और ना छूट दी जा रही है। तो जब कभी भी संभव हो, अभी भी 8-10 फंड ऐसे हैं जिसमें कि लोग पैसा लगा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें पैसा लगाना जरूरी है। जब भी संभव हो तो लगाइए। कुछ ऐसे फंड है जिसमें कि उन फंड का कुछ भाग ऐसे डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड जो कि भारतीय बाजार में लगाते हैं, उनका 15-20-25% पैसा विदेशी बाजार में लगा हुआ है। और वैसे व्हीकल्स मुझे लगता है निवेशकों के लिए बहुत सुविधाजनक है, उसमें लगाना संभव भी है। और सीधे तौर पे बहुत सारे निवेशकों के लिए, बड़े निवेशकों के लिए खासकर, $2 लाख सालाना विदेशी बाजार में लगाने की छूट है। अब बिना किसी $2 लाख तक आप निवेश कर सकते हैं। आसान नहीं है। $2 लाख तक आप निवेश कर सकते हैं विदेशी बाजार में। जी, लेकिन उसमें लगाना आसान नहीं है, क्योंकि आपको किसी विदेशी ब्रोकर के यहाँ खाता खोलना पड़ेगा, निवेश का चुनाव करना पड़ेगा। उस नजरिए से भारतीय म्यूचुअल फंड जो विदेशी बाजार में निवेश करते हैं वो बहुत ही आसान और बहुत ही कम कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि जब आप विदेशी बाजार में निवेश करते हैं तो आपको अकाउंटिंग, आपके टैक्स रिटर्न में उस तरह से फाइल होगा, आपको बताना पड़ेगा। और अगर आप ज्यादा कोई एक्टिव इन्वेस्टमेंट का चुनाव करते हैं या सीधे तौर पर विदेशी बाजार में लगाते हैं, जो कि लगाना संभव है लेकिन आसान नहीं है। तो सर, रिस्क फैक्टर ज्यादा कहाँ है, डोमेस्टिक में, इंटरनेशनल में, और रिटर्न कहाँ ज्यादा है? अगर आप रिस्क के नजरिए से देखें तो अच्छी कंपनियों में पैसा लगाना कम रिस्की है। अगर आप बुरी कंपनी में, क्वेश्चनेबल कंपनी में, खराब फंडामेंटल्स वाली कंपनी में अगर आप पैसा लगाते हैं तो वो सबसे बड़ा रिस्क है। आप बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अगर आप बना लेते हैं और अगर आप अपने निवेश का चुनाव ठीक नहीं करते हैं तो आपके लिए नुकसान गारंटेड है। विदेशी बाजार का एक बड़ा फायदा यह है कि बहुत सारी कंपनियां विदेशी बाजार में ऐसी उपलब्ध हैं जो कि भारत में उस तरह की कंपनियां होती ही नहीं है। अगर आप देखें कि पिछले 10-12 साल में, 15 साल में हम जिस तरह से टेक्नोलॉजी के जिस तरह का टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर हमारा बढ़ा है, जिस तरह की कंपनियों को हम एक्सपीरियंस करते हैं, जहां हम खर्च करते हैं, वो कंपनियां भारतीय हैं ही नहीं। और तो वैसी कंपनियां जो कि रफ्तार से बढ़ रही हैं, जिनका आधार टेक्नोलॉजी में रूटेड है,
ये जो एआई का बड़ा रिवॉल्यूशन हो रहा है, इसमें कोई भारतीय कंपनियों को किसी भारतीय कंपनी को ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन धीरेन्द्र से अब तो वही बाहर की जो बड़ी बड़ी कंपनियां, टेक कंपनियां, वो तो अब खुद ही अब इंडियन मार्केट में निवेश कर रही हैं। जी हाँ, उनके लिए उनका अधिकतर पैसा वहां पे लगा हुआ है। भारतीय बाजार में लगा हुआ पैसा उनका एक छोटा सा भाग है। अभी भारतीय निवेशकों का, बल्कि आप कहें कि बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट विदेशी बाजार में लगा हुआ है। और जो निवेश का जो अट्रैक्टिवनेस है वो उसके फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल पर निर्भर करता है। और मुझे लगता है कि उस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे निवेश हैं जिसमें भारतीय निवेशकों को निवेश करना चाहिए, फायदे के लिए भी और डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी। और कुछ लोग तो सर ये भी कहते हैं कि जो टैक्स हेवन्स जो कंट्रीज हैं, क्या वहाँ निवेश करना अच्छा होगा? टैक्स हेवन्स का एक अपना रोल है और वो मुझे लगता है किसी आम निवेशक के लिए वो एक जरिया नहीं है। आम निवेशक के लिए जरिया ये है कि आप कमाते हैं, बचाते हैं और बड़ी आसानी से आप लगा पाते हैं, और जो लगाते हैं वो सुरक्षित तरीके से, रेगुलेटेड तरीके से और लीगल तरीके से आप आसानी से आप निवेश करें और उसको जब चाहे तो आप रियलाइज कर पाए, लिक्विडिटी कर पाए। और ये जो सारे पैरामीटर्स मैं बता रहा हूँ जी, ये आपके लिए एक अच्छे म्यूचुअल फंड, एक विदेशी म्यूचुअल फंड या अगर आपके पास जानकारी है, आपके पास समय है और आप विदेशी कंपनियों को आप इवेल्युएट कर सकते हैं, तब उसमें आपको जरूर निवेश करना चाहिए। पर ये टैक्स हेवन्स और ये बड़े निवेशकों के लिए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, कंपनीज के लिए ये एक जरिया हो सकता है। कई बार ये टैक्स हेवन शायद केवल लीगल सुविधा की वजह से भी क्रिएट किए जाते हैं। तो ये आम निवेशकों के लिए एक जरिया नहीं है। लेकिन धीरेन्द्र सर, अभी जो चाहे वो विदेशी बाजार की बात कर लें या फिर डोमेस्टिक मार्केट्स की बात कर लें, हमने देखा गिरावट का दौर जारी था, कुछ उसमें सुधार हुआ है। ऐसी स्थितियों में जो निवेशक हैं, जो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या सलाह होंगी आपकी? मेरी सलाह होगी कि पिछले 2-3 साल में निवेशक जो भारतीय बाजार में आए हैं और एसआईपी के जरिए निवेश कर रहे हैं, वो बिना बहुत कम सोचे समझे भी निवेश किया गया है। आप देखिए, आप जब निवेश करते हैं तो देखिए कि उस इन्वेस्टमेंट का कोई ट्रैक रिकॉर्ड हो। ट्रैक रिकॉर्ड को इवैल्यूएट करने का, एक अच्छे निवेश को चुनाव करने का, क्योंकि अभी जैसे जो बाजार में स्थिति है, इसमें सब लोग घबराहट में अपना पैसा निकालने के लिए उत्साहित होंगे। आपको देखना चाहिए कि आपका, और ये बाजार का अभिन्न अंग है, बाजार बढ़ेगा भी और गिरेगा काफी रफ्तार से, चढ़ेगा धीरे धीरे। लेकिन अभी भी लोगों को देखना चाहिए कि पिछले 3 साल में, 5 साल में भारतीय बाजार खासे, अगर आपने लगाया होता तो आप खासे मुनाफे पे बैठे होंगे। और देखिए कि आपका इन्वेस्टमेंट बेंचमार्क को बीट करता है। अगर 3 साल और 5 साल में अगर एक छोटा सा भी अगर आप ये क्राइटेरिया लगाएं अपने निवेश करने के पहले, तो ये आपको काफी चिंता से मुक्त कर सकता है। और शुरुआती निवेशक को हमेशा ही एसआईपी के जरिए ही निवेश करना चाहिए और ऑल इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, किसी एग्रेसिव हाइब्रिड फंड या ऐसा निवेश जो कि जिसका ट्रैक रिकॉर्ड हो, उसमें आप करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसे सारे निवेशक जिन्होंने 6 महीने पहले अपनी एसआईपी की शुरुआत की है, उन्हें शायद खुशी हो रही होगी अगर वो लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं कि आज आप सस्ता खरीद पा रहे हैं। एक सर आखिर में, चूंकि हमारी कोशिश रहती है कि लोग फाइनेंशियली लिटरेट हों, तो वैसे निवेशक जो गांव में रहते हैं, छोटे शहरों में रहते हैं, उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फ्रॉड्स भी आजकल बहुत बढ़ गया है, उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनके लिए तो मैं केवल ये कहूंगा कि टू गुड टू बी ट्रू। अगर कोई चीज बहुत आपको लुभावना लग रहा है कि ये जादुई चीज होने वाला है, तो वो सच नहीं होगा और इसमें आप विश्वास करिए। और मुझे लगता है कि एक जरूरी चीज जो कि निवेशकों के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी ही नहीं, ये इंपॉर्टेंट बिलीफ सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है कि निवेश जो है ये बहुत ही आसान है, बहुत ही कुछ चीजें करनी होती हैं। ढेर सारी चीजें निवेश के लिए जरूरी है कि आपको ढेर सारी चीजें नहीं करनी है। उसमें तो सबसे पहले इन फ्रॉड से बचें, वो रेगुलेटेड है कि नहीं है। लेकिन उसके अलावा आपको क्या क्या नहीं करना है, क्योंकि आमतौर पे देखा गया है कि लोगों को नुकसान तभी होता है जब आप हाल फिलहाल कुछ अच्छा किया हुआ इन्वेस्टमेंट, उसमें आप ढेर सारा पैसा लगा देते हैं, उधार लेके आप बाजार में रफ्तार वाले बाजार में आप लगा देते हैं। इन सब चीजों से अगर आप बचते हैं, और ये सब चीजें काफी कॉमन सेंसिकल है, ये आपको 2-3-4 नियम का अगर आप पालन करें कि लंबे समय का पैसा हो, एसआईपी कर रहे हैं, इक्विटी में कर रहे हैं, गिरते बाजार में भी आप अपना निवेश जारी रखिए। अगर आप ये करते हैं
तो मुझे लगता है आपको दिक्कत, आपको तकलीफ नहीं होगी। चलिए, लेकिन अगर आप जी। रिटर्न का पीछा कर रहे हैं, आपको नुकसान होगा। चलिए ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बातें हमारे सामने, हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही मनी मंत्रा के आज के संग में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।